हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला क्लास किया था, पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और उसमें से इंट्रोडक्टरी दिया था अबाउट प्रेशर। आज वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाकी आगे का टॉपिक। पिछले क्लास में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। प्रेशर की सही और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उस पर हमने जोर दिया था। ज्यादातर रफली बोल दिया जाता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने बात करी थी बच्चों की फोर्स अपॉन एरिया वो लिखा हुआ होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्रेशर लिखा होता है एफ अपॉन ए। ठीक, एक मिनट बच्चों, फिर से दोबारा लॉग इन करते हैं। ठीक है, एक मिनट बाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ा सा एक दो बच्चों को लिंक भेजना था, वो ध्यान से उतर गया था, उनको भेजने को पॉज किया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक फिर से रिकैप कर लेते हैं और फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बच्चों, फ्लूइड का क्या मतलब है? फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसे कहते हैं फ्लूइड। तो क्या क्या बह सकता है, क्या फ्लो कर सकता है? तुमको मालूम है लिक्विड एंड गैसेस, और यू कैन से एयर, दे कैन फ्लो। तो फ्लूइड में क्या क्या इंक्लूडेड है? याद रखना बच्चों, फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड नहीं इंक्लूडेड होता है, फ्लूइड में लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने देखा कि व्हाट डू मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड इज एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसे फ्लूइड कहते हैं। और फ्लो क्या क्या कर सकता है? फ्लो लिक्विड भी कर सकता है और गैसेस या एयर भी कर सकती है। पर गैसेस की स्टडी के लिए हमने अलग चैप्टर बना रखा है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस को वहां पढ़ते हैं, गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक, गैसेस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएशन वगैरह, यानी गैस इक्वेशन वगैरह वहां पे पढ़ते हैं। इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर किसको डील करेंगे बच्चों? लिक्विड को डील करेंगे। तो लिक्विड हो सकता है रेस्ट पर हो और लिक्विड हो सकता है मोशन में हो। ठीक है, लिक्विड अगर रेस्ट पर है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक मींस रुका हुआ, हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड एट रेस्ट, और हाइड्रोडायनेमिक्स एंड लिक्विड इन मोशन, हाइड्रोडायनेमिक्स लिक्विड इन मोशन। तो अभी हमने जो पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था वो था हाइड्रोस्टैटिक्स। तो जिन लोगों ने ये पिछला क्लास मिस कर दिया हो कोई बात नहीं, ऐप पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बताया था, छोटी सी बात करी थी हमने अबाउट द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का एक रिकैप कर देते हैं और उस पर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है हाइड्रोस्टैटिक, यानी हम लोग अब बात करेंगे सिर्फ लिक्विड्स की बात करेंगे, गैसेस की बात नहीं करेंगे। तो लिक्विड में हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लूइड एट रेस्ट, या और यू कैन से हाइड्रोस्टैटिक्स। जब लिक्विड रुका हुआ है, किसी कंटेनर में भरा हुआ है, फ्लूइड एट रेस्ट। तो देखें भाई, हाइड्रोस्टैटिक, ये लिक्विड कहीं भरा बैठा है। देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहला टर्म है प्रेशर। प्रेशर को हमने बोला बच्चों कि रफली हम लोग बोलते रहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जो फोर्स है ये फोर्स ही है,
लेकिन एक खास तरीके का फोर्स है। खासियत क्या है कि दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, दिस फोर्स इज थ्रस्ट। नाउ व्हाट इज थ्रस्ट? तो थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं, और फिजिक्स में परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही बात है। नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल अलग चीज होती है, ठीक है, कि भाई कैसा चल रहा है, सब नॉर्मल सा है, यानी सब परपेंडिकुलर सा है, नहीं। नॉर्मल, फिजिक्स में नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जो फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसे कहते हैं थ्रस्ट। नाउ दैट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो यूनिट क्या दिखने लगी यहां पर? यूनिट दिखने लगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बच्चों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं 1 पास्कल, 1 PA। ठीक, तो ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थ्रस्ट को याद रखना। नाउ जब हम बात करते हैं कि प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पर है, फ्लूइड किसी कंटेनर में भरा हुआ है, रखा हुआ है, तो वो जो भरा हुआ कंटेनर में जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपने बेस पर। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था, बहुत ही मामूली डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो इतना फटाफट नोट करते चले, है ना, साथ साथ लिखते चले, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको जो पढ़ा चुके हैं वो पिछली वीडियो में आपको मिलेगा, वो ऐप पे अवेलेबल है। तो दिस इज प्रेशर, लिखते जाइए साथ साथ। फोर्स पर एरिया, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका नेचर क्या है बच्चों? स्केलर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात याद रखेंगे, इट इज अ स्केलर, इट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, इधर लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो देखो बच्चों, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम मतलब किसी हाइट में, किसी हाइट तक हमने पानी को या किसी भी लिक्विड को भर दिया, अब वो अपने बेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ये हमको देखना होता है। इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखिएगा, बाकी कहानी बहुत ही छोटी महसूस होगी आपको। ठीक, देखो समझो, कंटेनर, कंटेनर का बेस, यहां पे हमको प्रेशर बताना है, और ये हमने लिक्विड यहां पे भर दिया। ठीक है, अब क्या है बच्चों, बात समझना थोड़ी सी, स्मॉल इसलिए लेते हैं। जब ये मास यानी पानी ऐसे भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है कंटिन्यूअसली, यहां से आता है वाटर कंप्लीटली ऐसे भरा हुआ है, यानी पानी फैलाव में ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसे बॉल है, तो एक बॉल अगर है तो उसे कहते हैं पॉइंट मास। लेकिन एक रॉड है या कोई शीट है, ठीक है, तो ये मासेस क्या है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तो इन मासेस को हम कहते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड मास। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मास। जो मास ऐसे फैलाव में और लंबाई में, एरिया में या वॉल्यूम में, तो इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास। और डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसका नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या नाम है? सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास, मैकेनिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास, फिर दोबारा भी चैप्टर में दोबारा मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, उसमें फिर कवर होगा। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरे मास को एज अ पॉइंट बॉडी हम ट्रीट करते हैं, और यहां पे इसका लगता है क्या? वेट, mg। व्हाट इज mg? mg इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी।
mg क्या है? वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो mg हमेशा ही क्या होता है बच्चों? ग्राउंड के परपेंडिकुलर। mg इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इसका रीजन, ये अर्थ है और हमें मालूम है कि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। करेक्ट। नाउ ये जो फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, तो अगर हम यहाँ बच्चों टेंजेंट बना दें तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर ये सेंटर है तो जाहिर सी बात है ये रेडियस है, और अगर रेडियस और ये टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। करेक्ट। इट मींस mg इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या इस mg को हम थ्रस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, और ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास क्या रह गया? एक सिंपल सा एक्सप्रेशन P बराबर F अपॉन A यूज करना है और हमें मिल जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू हमने लिखा F अपॉन A। व्हाट इज F? F इज mg अपॉन A। A क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंटेनर का। ठीक है ना। डेंसिटी क्या है बच्चों? डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम में अगर हम मास पूछे तो वॉल्यूम यहां मल्टीप्लाई कर देना, तो मास बन जाएगा बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां रिप्लेस कर देना मास जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जी अपॉन ए। करेक्ट। नाउ ये बेसिक मैथ्स में बच्चों आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? तो वॉल्यूम इज ऑलवेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ, यानी A इंटू एच। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद था, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। करेक्ट। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है रो वी जी अपॉन ए। रो वी जी अपॉन ए। तो बस क्या करना रह गया है? रो की जगह रो लिखा रहेगा। करेक्ट। वी की जगह लिखोगे ए इंटू एच इंटू जी, और अपॉन में लिखा है ए। वॉल्यूम जब रिप्लेस कर दिया ए इंटू एच, तो अब क्या दिख रहा है बच्चों आपको कि ऊपर ए नीचे ए और ए चले गए, कैंसिल कैंसिल। ठीक, खटाखट कट गए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? रो एच जी या रो जी एच, ये बन गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम इज व्हाट? रो जी एच। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, जिनके पास लिखा होगा अच्छी बात है, नहीं लिखा इसको फटाफट लिख लीजिए कि प्रेशर जो आ रहा है लिक्विड कॉलम के बेस पे कितना आ रहा है? रो जी एच। क्या इसमें कहीं मास आ रहा है? नहीं, मास नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? लिक्विड की डेंसिटी आ रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, और वो हाइट जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो आ रहा है। तो प्रेशर इज रो जी एच। ठीक बात। अब इसको यूज करते हैं। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा बच्चों कि प्रेशर ऑफ अ प्लेस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 7760 mm ऑफ एच जी। इन सब का मीनिंग क्या हुआ करता था? हम प्रेशर को हाइट के टर्म्स में कैसे बोलते थे, वहां डेंसिटी क्या कर रही है, मरकुरी क्या कर रही है, वो सारी बातें अभी आपको एकदम शॉर्ट में समझ में आ जाएंगी। यानी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैरोमीटर। बैरोमीटर की वर्किंग अभी हम देखेंगे, जो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और हमें देखेंगे कि बैरोमीटर से जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं वो कैसे नाप लेते हैं। ठीक है। और हाइट कंडीशन से प्रेशर के बोलने का मतलब क्या होता है, वो सब इसी एक छोटे से फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो लेट्स सी।
ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, अ लिक्विड या फ्लूइड भी कह सकते हैं, लेकिन लिक्विड पढ़ रहे हैं लिक्विड बोलेंगे। अ लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बाय इटसेल्फ। अपने आप अगर फ्लो करेगा, अपने आप, कोई धक्का मुक्की करके ना फ्लो कराए, कोई मोटर पंप करके ना फ्लो कराए, तो अपने आप करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, और अ लिक्विड फ्लोज only due to the pressure difference. A liquid flows only due to the pressure difference. तो इसका मतलब ये हुआ वाइस वर्सा, यानी जो हम नहीं कह रहे हैं उसको, उसमें कुछ आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, तो वहां पे प्रेशर का डिफरेंस है, और अगर नहीं कर रहा है तो उन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। और अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब हुआ उन दो पॉइंट्स का प्रेशर इक्वल है। क्या इक्वल? इक्वल है ना, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो लिक्विड फ्लो करता, नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रेशर में डिफरेंस। सिंपल बात याद रखें कि प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तभी लिक्विड का फ्लो होगा, और प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। ठीक बात। तो इस पॉइंट को समझते हुए हम बात करते हैं हाउ अ बैरोमीटर वर्क्स। ठीक है, तो बैरोमीटर सिंपल, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ प्लेस और प्रेशर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार भी होती है, तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि बैरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोजी एच। अब कैसे काम करता है ये देखा जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ चीजें होती है बच्चों जिनके नाम से पता चल जाता है कि ये क्या मेजर करता होगा, है ना। जैसे बैरोमीटर, तुम समझ जाते हैं कि ये प्रेशर नापता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनको नाम से हम नहीं बता सकते हैं कि क्या नापता है। जैसे तुमसे कोई कह दे कि बताओ मैनोमीटर क्या नापता है, मैनोमीटर, तो लगेगा मैनोमीटर क्या मैनो नापता है? नहीं, मैनो नहीं नापता है। मैनोमीटर नापता है बच्चों प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आसी पास की चीजें हैं, प्रेशर डिफरेंस। ठीक, अभी लिखवा देते हैं। ठीक, कुछ के नाम से नहीं पता चलता क्या नाम, जैसे टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या नापता है? तो टैकोमीटर, टैकोमीटर नापता है एक मोटर का आरपीएम, राउंड पर मिनट, मोटर की घूमने की स्पीड, इसे टैकोमीटर कहते हैं। फिलहाल देखो बच्चों, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ गिवन प्लेस। कैसे? पॉइंट आप याद रखेंगे कि लिक्विड का फ्लो इज ऑलवेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर। ठीक है, तो समझो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी वर्किंग और डायग्राम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ पढ़ना है, बेसिक याद रखना है। आपने एक कंटेनर में मरकुरी भर ली, ठीक है, मरकुरी, Hg। अब मरकुरी ही क्यों यूज करते हैं उसकी बात अभी बाद में करेंगे, उसको पहले देख लो रिजल्ट को। फिर मरकुरी ही क्यों ली, पानी क्यों नहीं लिया, अल्कोहल क्यों नहीं लिया? अल्कोहल तो ऐसे भी नहीं लेंगे, है ना। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करते करते गटक गया तो रीडिंग कुछ कुछ बता देगा। तो भाई देखते हैं मरकुरी, ये मरकुरी भर दिया हमने, ठीक है, कुछ जगह छोड़ दिए ट्रफ में,
इसे ट्रफ कहते हैं, कंटेनर है, ट्रफ कहते हैं। दूसरी तरफ क्या करो बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, लंबी सी एक ट्यूब ले ली, ग्लास ट्यूब, जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, दिखाई पड़े कि मर्क्यूरी का लेवल कितना है। ये इसमें भी हमने मर्क्यूरी भर दी। ठीक, पूरी ऊपर तक भर दी। दिस इज ऑल्सो मर्क्यूरी, दिस इज ऑल्सो मर्क्यूरी। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमने ग्रेविटेशन बताया था, फिर भी बता दें, आपको शायद ये ना पता तो बता दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होने का रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्यों, ये बात पता है होपफुली सबको, नहीं पता तो थोड़ा रिकैप कर दें, वरना हम जिसको निकाल रहे हैं उसी के बारे में नहीं पता होगा कि ये है क्यों, तो फिर बात में मजा कम आएगा ना। हमें यही नहीं पता कि है क्यों। तो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग बात जानते हैं कि अर्थ या कोई भी दो मास एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, ये अर्थ है, पृथ्वी जिसको हम लोग रहते हैं। दुनिया बनाने वाले ने, जिसने बनाई, जिसको भगवान या जो भी कहते हैं, या जैसे भी क्रिएशन हुआ, हमारे इस अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर भी है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में बच्चों कई तरह की गैसेस हैं, है ना, क्लाउड हैं, वेपर है, डस्ट है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं विच कंबाइनली फॉर्म आवर एटमॉस्फेयर। उसके बाद इसकी लेयर्स हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, आयनोस्फेयर जो सबसे लास्ट है, वगैरह वगैरह, वो ज्योग्राफी में हमें नहीं जाना है फिलहाल। ये एक ऐसा एनवेलप है चारों तरफ, जिसके अंदर ये सब गैसेस, वेपर, डस्ट, क्लाउड्स, जो पानी बरसाते हैं, रेन, वो सब इसके अंदर हैं। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर ये अर्थ के साथ बना रहे, क्यों बना रहे भाई? वो रैंडम गैसेस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन करते हैं, निकल जाए, भाग जाए, हमारा एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा, हमें जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो कुछ मिलेगी नहीं। हम लोग यहीं पे तो खड़े हुए हैं, ये देखो, और यहाँ हवा में यहीं से हम लोग ऑक्सीजन खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं CO2, और काम चल रहा है बढ़िया, है ना। अब ये गायब हो जाए तो क्या होगा? तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो अर्थ के अंदर जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, हर चीज को अपने सेंटर तरफ खींचने की जो प्रॉपर्टी है, उस वजह से ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सेंट्रल फोर्स की वजह से बाउंडेड फॉर्म में रहता है। ठीक, अब जब ये ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है, दिस फोर्स पुल्ड बाय द अर्थ ऑन दिस होल एटमॉस्फेयर व्हेन टेकन पर यूनिट एरिया विल गिव यू व्हाट? P नॉट, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो अब क्या होता है, कुछ चीज और बता दे, छोटी छोटी बातें हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू, तो बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल अगर नहीं होगा, तो क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर है नहीं, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी? तो आंसर है नहीं, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बाकी सब चीजें तो बात की बातें हैं कि भाई अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम लोग उड़ रहे होंगे, हम यहाँ से वहां ऐसे उड़ते हुए जाएंगे, लेकिन बच्चों बात क्या है कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो कोई लाइफ ही नहीं होगी, तो हमारे तुम्हारे उड़ने या होने की बात ही नहीं होगी। ठीक, तो खैर ये समझ में आ गया व्हाई देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth. Now we are going to measure this atmospheric pressure. तो इसके लिए हम जो बात कर रहे थे कि बैरोमीटर यूज करेंगे, तो इधर देखो, इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट जो भी आपके दिमाग में अब तक रहा हो, वो सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी होपफुली।
देखो ये है मरकुरी स्ट्रफ में हमने ले ली, और एक ये टेस्ट ट्यूब में हमने, ग्लास ट्यूब में हमने मरकुरी भर ली, ठीक है। तो अब बताओ ये कंटेनर कहाँ रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, ऐसे अर्थ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, हाँ लग रहा है। याद रखो अर्थ पे जो भी चीज है हर जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे खोपड़ी पे भी एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रेजेंट है। वो एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर से मेंटेन्ड है, इसलिए हमारे नाक से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन हुआ करता था कि जब हम लोग हाइट्स पे जाते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं, पहाड़ वगैरह पे एवरेस्ट वगैरह जैसी हाइट पे जाते हैं, तो नाक से खून वगैरह बहने की शिकायत आती है। क्यों? तो उसका रीजन है कि जब हाइट्स पे जाते हैं बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन ब्लड प्रेशर तो हमारा उतना ही रहता है। तो ब्लड प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन हो जाता है ज्यादा, दैट रिजल्ट्स इन द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे हर जगह क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। हमने इस ट्यूब में मरकुरी भर ली, अब क्या करें, इस ट्यूब में यहाँ पे ऐसे अंगूठा लगाएं, ये रही ट्यूब, इसमें पूरी मरकुरी भर ली, ऐसा हमने अंगूठा लगाया, ट्यूब में मरकुरी भरी हुई है, इसको ऐसे उल्टा करा, अपसाइड डाउन कर दिया, पूरी मरकुरी भरी, अंगूठा लगाया, अपसाइड डाउन कर लिया। नाउ प्लेस दिस होल ट्यूब, ऐसे इसके अंदर डाल करके ऐसे हाथ हटा लो। अब जैसे इसको ऐसे हाथ हटाओगे, क्या होना शुरू होगा, the mercury from the tube will start moving in the trough, इस ट्रफ में, इस कंटेनर में वो आना शुरू हो जाएगी। कौन? मरकुरी, ठीक है। तो इसका मतलब तो सर ये पूरी ट्यूब खाली हो जाएगी? नहीं, सुनते जाओ धीरे धीरे। तो मरकुरी इसमें से खाली होने लगी, खाली होते होते थोड़ी देर बाद एक हाइट पे आके मरकुरी खाली होना बंद कर देती है। एक हाइट खाली हो गई, उसके बाद अब मरकुरी और खाली नहीं होती, इतनी रुक गई, इस पर्टिकुलर हाइट पर रुक गई। तो सवाल आता है सर क्यों रुक गई? तो बेसिक बात जिसको भी हम बात कर रहे थे कि लिक्विड फ्लो कब होता है, जब वहां पे दो पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस हो, ठीक। तो जब मरकुरी इसमें यहां तक भरी थी, तो इस पॉइंट का प्रेशर था रो जी एच डैश, जब एच डैश तक थी, एच डैश तक थी, तो प्रेशर इतना था। और यहाँ पे हर जगह पे कौन है, यहाँ पे हर जगह पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये रोजी एच डैश था, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से था ज्यादा। जब मरकुरी यहां तक भरी हुई थी, देख लो एक बार और, जब यहां तक भरी हुई थी, तो ये इस पॉइंट का प्रेशर था रोजी एच डैश। समझ में आ रहा है? अब इसको भूल लो थोड़ी देर के लिए, यहां तक भरा था हमने, तो इस, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है, तो इस पॉइंट का प्रेशर था रोजी एच डैश, वो यहाँ के प्रेशर से क्या था? ज्यादा। यानी इस पॉइंट का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से क्या है? ज्यादा। तो लिक्विड फ्लो करने लगता है ट्यूब से, फ्रॉम द ट्यूब टुवर्ड्स द ट्रफ, फ्लो करता गया करता गया करता गया। ट्यूब यहाँ पे खाली होती जा रही, खाली होती जा रही, खाली होती जा रही है। और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि ट्यूब से मरकुरी का ट्रफ में आना बंद हो गया, जब ये एच हाइट तक पहुंची, ठीक। तो अब लॉजिक ये आ रहा है कि एच हाइट पे आने के बाद ट्यूब से मरकुरी ट्रफ में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अब जो हाइट है एच, और जो इस पॉइंट का प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर्स क्या हो गए हैं? इक्वल। यानी रोजी एच किसके बराबर हो गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इसलिए अब मरकुरी फ्रॉम द ट्यूब टू द ट्रफ नहीं जा रही। तो इस एच हाइट को देख करके क्या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया पी नॉट बराबर रो जी एच, ठीक। और नॉर्मल हाइट्स पे, यानी कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है, जिसको हम सी लेवल कहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गए हैं, बहुत हम माउंट एवरेस्ट पे नहीं गए हैं, या बुर्ज खलीफा पे नहीं गए हैं, तो हम नॉर्मल सी लेवल पर हैं। तो मरकुरी को जब बच्चों यूज करते हैं,
तो ये हाइट जो हमको मिलती है इसकी वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर। ये फिक्स है, हमेशा इतनी ही वैल्यू आती है, या इसको आप 760 भी कह सकते हैं। बात एक ही है, मीटर में कन्वर्ट करना चाहो मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप मरकुरी यूज करते हो बच्चों, तो हाइट कितनी आती है 76 सेंटीमीटर या 760 आती है। तो हम ये क्या देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर when measured by a mercury barometer, then at what height we get equilibrium? We get equilibrium at a height of 76 centimeter or 760 of Hg. Now what is the value of this atmospheric pressure? तो हमें पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी स्मॉल जी और एच, तो हमने यहां से कैलकुलेट कर ही लिया। तो जब इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं बच्चों, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिलती है? तो देखो, एज जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है वो है 13.6 ग्राम पर सीसी, या 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एक ही बात है। जी क्या है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच कितना है? 76 सेंटीमीटर। इसको आप 100 से डिवाइड करके क्या बना लेंगे? मीटर। ठीक है। अब रो, जी, एच, इन तीनों की वैल्यूज को जब आप यहाँ रिप्लेस करते हैं, देन सॉल्व करने का बच्चों आपका आंसर आता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। यानी जब ये वैल्यूज आप रिप्लेस करते हैं, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है 1.01 10⁵ पास्कल, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ बैरोमीटर। ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बहुत से पॉइंट्स। अभी आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसको लिखेंगे, एच की वैल्यू को हाईलाइट करेंगे, फिर रो की वैल्यू क्या है? इतनी है, ग्रेविटी इतनी है, हाइट को मीटर में कन्वर्ट किया। सर हाइट को मीटर में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि बच्चों ग्रेविटी किसमें है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यू हैव टू कन्वर्ट हाइट इनटू मीटर, डेंसिटी इनटू केजी पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू आप यूज करते हैं, यू गेट दिस रिजल्ट। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, फिर वो जो हमने मैनोमीटर बताया था वही बताएंगे। अभी आप इसको लिख लीजिए फटाक से।
ठीक बच्चों। तो इस तरह से हमको इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल मिल गया, और ये प्रेशर किसके बराबर, रोचेज के बराबर। तो एक पॉइंट कीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is represented as h। देखो पहले तो आपने निकाली इसकी वैल्यू पूरी, ठीक 1.01 के नियरली होती है, 1.05 लिखा तो भी एक ही बात है, 10⁵। तो ये होगी आपकी प्रॉपर एसआई यूनिट, और यू कैन से इट इज इक्वल टू पास्कल, ठीक। और जब हम इसको छोड़ देते हैं, खाली इसका ऑर्डर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो पी नॉट को जब हम लेते हैं सिर्फ 10⁵ पास्कल, जिसको हम कहते हैं 1 बार, तो एक और यूनिट बन जाती है बार, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि जब आपने इसको बैरोमीटर की हाइट देखी, तो आपको एच क्या मिला, आपको एच मिला 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो अगर आपको कोई सिर्फ हाइट मेंशन कर दे रहा है कि वहां पे मर्क्यूरी की हाइट 760 mm आ रही है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कितना है, कम है कि ज्यादा है, ठीक है। अब कोई तुमसे कहता है कि हम एक ऐसी जगह पे गए जहां पे एक ऐसी हाइट, या कहीं भी गए या किसी गहराई में गए, तो वहां पे जो हाइट इन द बैरोमीटर थी वो थी 550 mm ऑफ एच जी, या वो हाइट थी 600 mm ऑफ एच जी। तो यानी कि आप सिर्फ हाइट के टर्म्स में ही आप बताते चले जा रहे हैं कि प्रेशर क्या है। तो जब आप सिर्फ हाइट से बताते हैं, तो वहां पे mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, ये बार बार बोलना बहुत लंबा हो जाता है, तो क्या करते हैं हम 1 mm ऑफ एच जी को, देखा पड़ रहा है ना, हम एक और यूनिट बना लेते हैं 1 mm ऑफ Hg को we call it as 1 टॉर। हम क्या कहते हैं उसको, 1 टॉर कहने लगते हैं, ठीक। नेम आफ्टर द साइंटिस्ट टॉर्सली, है ना, पूरा नाम तो उनका इवांजेलिस्टा टॉर्सली, ठीक है, उनके नाम पर ये यूनिट बन जाती है, ठीक है। ये आगे भी बर्नौली थ्योरम में फिर इनके बारे में पढ़ेंगे कि टॉर्सली के नाम पर रखा गया टॉर, करेक्ट। तो 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर भी कहते हैं। तो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ प्लेस इज 760 टॉर, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो जितनी पॉसिबल यूनिट्स होती हैं या हो सकती है वो हमने आपको बता दी हैं। या तो इट कैन बी एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, और इट कैन बी बार, और इट कैन बी टॉर, करेक्ट। ये सारी यूनिट्स आप नोट कर लीजिए। साइंटिस्ट का नाम लिखा है वो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लिख लो, थोड़ा सा हम फोकस कर देते हैं, इवांजेलिस्टा टॉर्सली। इनके बारे में फिर और आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, जब फ्लूइड इन मोशन आएगा तो एक टॉर्सलीज थ्योरम भी आएगा बच्चों, जहां पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे। TO डबल आर, करेक्ट। ठीक, तो दो बातें देख रहे हैं, छोटी छोटी सी दो बातें लिख लिया होगा होपफुली आपने।
ठीक, 1 mm of Hg is called as tall। ये लाइन हम दोबारा लिख दे रहे हैं ऊपर, कुछ को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको देखने के लिए, तो हम यहाँ दोबारा लिख देते हैं। 1 mm of Hg को हम 1 टॉर भी कहते हैं। इसके ब्रैकेट में हमने लिखा था कि टॉर इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इवांजेलिस्टा टॉर्सिली, जिनके नाम पे आगे टॉर्सिलिस थ्योरम आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पे अगर हाइट दी गई 760 मिलीमीटर आ रही है तो आप लिख सकते हैं 760 टॉर का प्रेशर है, या कहीं पे दूसरी हाइट आपको आ रही है 600 मिलीमीटर तो कह दो 600 टॉर का प्रेशर है। और कोई तुमसे कह दे कि इन दो जगह का प्रेशर का रेशियो क्या है, तो करना क्या है आपको यहाँ पे। अब ये नहीं करना है कि प्रेशर का रेशियो पूछा गया था सर, दो हाइट दी गई थी तो हमने बेवकूफों की तरह ये फॉर्मूला लगाया। अरे भाई तुम्हें फॉर्मूला लगा भी देते तो क्या होता, यहाँ लिखते H1 यहाँ लिखते H2, रोजी रोजी तो वही रहता है ना, ये कैंसिल हो जाता। तो आपका प्रेशर का रेशियो क्या है, प्रेशर का रेशियो है आपका 760 अपॉन 600, दैट इज 76 अपॉन 60। आगे छोटा मोटा करते हैं। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं बच्चों। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे या आपके मन में सवाल आए कि सर अगर हम ये मरकुरी ना यूज करें, पानी यूज कर लें, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और चेक करें तब क्या होगा। ठीक है, हमने मरकुरी नहीं यूज करी, हमने पानी यूज कर लिया, तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है। इसको हटा दें। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ pressure in which we the units in which we represent atmospheric pressure are, तो कह सकते हो बहुत सारी हो गई, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, या बार, या mm ऑफ Hg जिसको हम टॉर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब कोई कहता है कि if instead of mercury water is used, instead of Hg water is used in a barometer, then what will be the height of water column for a place where pressure is 760 mm of Hg। तो कभी कभी ये बहुत ही छोटा मामूली सा सवाल है, लेकिन बच्चे इसको बड़ा दिल पे ले लेते हैं, कहते हैं सर ये पानी वाला एक क्वेश्चन आ गया था, हमको समझ ही नहीं आया। तो बच्चों ये उनको नहीं समझ में आता है जिनको ये नहीं पता होता है कि प्रेशर को हाइट के टर्म्स में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं और करने के बाद उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पर आपको सारी बात पता है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में मरकुरी की जगह पानी भर के ऐसे पलट देते तो पानी टेस्ट ट्यूब खाली होते होते वहां पे जाकर रुकता, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस पानी के बेस का प्रेशर क्या हो जाता, इक्वल। तो कैलकुलेशन वही रहेगी। तो क्या करोगे, मरकुरी की वजह से जो प्रेशर को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द मरकुरी G इंटू हाइट ऑफ द मरकुरी, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बच्चों क्या है सर, कांस्टेंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब आप पानी में कंपेयर करेंगे पानी से, तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू हाइट ऑफ वाटर। नाउ क्वेश्चन ने आपको हाइट ऑफ मरकुरी दे दी है और हाइट ऑफ वाटर पूछी गई है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसको एक दूसरे को इक्वल कर दो। तो कैसे इक्वल करोगे, मरकुरी की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी
into mercury की height equal to density of water into gravity into height of water. जी और जी क्या हो गए, कैंसिल। मरकुरी की डेंसिटी अभी आपको बताई गई थी, कितनी थी, 13.6 ग्राम पर सीसी, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, केजी पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ मरकुरी 760 दी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों आपको याद रखनी, नहीं याद है तो याद कर लो, आपसे याद रखना आगे से। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, इसको आप याद कर लीजिए, लर्न इट। तो यहां रिप्लेस कर दिया आपने 10⁻³ into height, you have to calculate height of water, you have to calculate। तो लीजिए कैलकुलेशन खत्म हो गई। 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो पानी की हाइट कितनी आ जाएगी वहां पर, तो h ऑफ वाटर विल बी 13.6 into 760। हाइट किसमें आएगी, मिलीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमने 760 किसमें यूज किया हुआ है, मिलीमीटर में। दिस इज द आंसर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसकी जगह हो सकता है कोई और लिक्विड दे दिया गया होता आपको, जिसकी डेंसिटी बता दी गई होती, तो भी कैलकुलेशन यही रहेगी। ठीक बच्चों, ठीक। अब एक डिवाइस का नाम आप लिख लीजिए, जो याद रखना है आपको। डिवाइस का नाम, खाली इसका वर्किंग नहीं याद रखनी, पर इसको नोट कर लो। ठीक, नाम बस नोट करना। ठीक, देखो नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर, इट मेजर्स pressure difference of two points। ठीक, क्या मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस दो जगह मेजर करता है, उसका नाम है मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या नापता है, बैरोमीटर प्रेशर की वैल्यू नापता है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा बच्चों, रोजी एच का ये कॉन्सेप्ट, ये आगे थोड़ा सा बर्नौली फिर हम यूज करेंगे,
और इस पे एक दो बातें और अभी आगे करेंगे। तो फिलहाल ये टॉपिक यही खत्म हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और हेडिंग डाल दीजिए अब आप, पास्कल्स लॉ। एक छोटा सा लॉ है पास्कल्स लॉ, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो इस लॉ को देख लेते हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहीं अभी खत्म कर देते हैं, पास्कल्स लॉ पढ़ लेते हैं छोटा सा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बॉइंट फोर्स या थ्रस्ट, उसके लिए फिर पूरा एक क्लास हम लोग लेंगे अगले वाले क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में इसको हम और समझेंगे। अभी आप हेडिंग डाल दीजिए पास्कल्स लॉ। लिख लिया था कि नहीं लिखा था? मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक। पास्कल्स लॉ, पास्कल ने भी काफी काम किया था प्रेशर पे, फ्लूइड्स पे, हाइड्रोलिक्स पे। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, इसको वैसे हम लिख में समझेंगे। व्हेन a continuous homogeneous confined liquid, confined मतलब होता है क्लोज, बंद होना चाहिए, confined liquid is given a pressure, given a pressure at one point, the pressure is, the pressure is transferred equally, इक्वली लिख दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये टर्म भी आता है इसे लिख लेते हैं। इक्वली यानी अनडिमिनिश्ड, equally undiminished at all points of the container, closing or confining the liquid। ठीक, इस बात का मतलब क्या है तो समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, when a continuous homogeneous confined मतलब closed liquid is given a pressure at one point, the pressure is ट्रांसफर्ड इक्वली यानी अनडिमिनिश्ड, बिना घटे बिना कम हुए, एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर क्लोजिंग द लिक्विड। इस स्टेटमेंट को आप आराम से लिख लीजिए। ठीक, अभी क्या रहा है, कह रहा है कि देखो, और इसका यूज हम साथ ही साथ देखेंगे, इसका एप्लीकेशन कहां पर। देखो क्या हुआ,
ये जो जितना भी बच्चों आप लोग देखते हैं जेसीबी वगैरह जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कितनी आसानी से चीजों को उठा के यहाँ से वहां पहुंचा देती हैं, तो सब बच्चों ये हाइड्रोलिक्स पर बेस्ड है, ये इसी पर बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पर। ठीक है, वो देखने में पता नहीं चलता है कि पास्कल कहाँ लग रहा है, वो इंजीनियरिंग उसी फ्लूइड की इंजीनियरिंग खाली। तो देखते हैं क्या हो रहा होता है। लॉ ने कितनी छोटी सी बात बोली लेकिन कितने काम की बात बोली। आपने देखा होगा सर्विस स्टेशन वगैरह पे कि गाड़ी की धुलाई के लिए गाड़ी गई है, तो एक छोटा सा एक लीवर वो नीचे करता है और पूरी कार या जो बड़ी सी गाड़ी जो भी है, जीप हो या ट्रक हो, वो ऊपर उठता चला जाता है, एक नीचे से रॉड निकलती जाती है और ट्रक एकदम ऊपर चला जाता है, गाड़ी ऊपर चली जाती है, उसको आराम धो लेते हैं, फिर धीमे धीमे नीचे आ जाती है। तो इतनी भारी गाड़ी कैसे ऊपर पहुंच जा रही है, तो उसको समझो लॉ ने क्या बोला, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां से यहां तक एक क्लोज कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, ये एक पिस्टन है यानी मूवेबल है, ये भी पिस्टन है, ये भी मूवेबल है। अब यहां से यहां तक हमने एक लिक्विड को भर दिया, समझना आराम से, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, समझ ले, समझ लोगे तो याद रहेगा। याद रखने की सबसे बड़ी कंडीशन शर्त यही होती है कि जो चीज आपको समझ में आ जाती है बच्चों, तो वो याद हो जाती है, और समझ में नहीं आती है तो याद नहीं होती है, फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, फिर वो भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। और समझी चीज होती है ना, हल्का हल्का रिकैप करते चलो, वो याद रहती है हमेशा। तो अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट थिंग, प्राइमरी थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप समझ गए तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, फिर आप अपने शब्दों से भी उसको समझा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है ना। लेकिन आपको पता ही नहीं, खाली वर्ड टू वर्ड रटे हुए, जैसे 9th बच्चे रटे रहते हैं डेफिनेशंस, और वो रट के बोलते रहते हैं, पता होता नहीं क्या बोलूं। तो समझने पे ज्यादा जोर दिया करें। ये लिक्विड हमने यहाँ से आता भर दिया, कैसा है, होमोजीनियस है, कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है, क्लोज मतलब कन्फाइंड। अब ध्यान से देखो, इधर हमने एक रॉड लगा दी, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, इस प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी जो हमें धुलवानी है। ठीक, ये गाड़ी हमने धुलने के लिए अपनी दी, ठीक, भारी गाड़ी है। यहां पे हमने एक फोर्स लगाया F1। ध्यान से तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ एरिया ज्यादा और यहाँ एरिया कम है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो बच्चों A1, केवल A1। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करते हमने ज्यादा, कितना, A2। तो यहाँ पे जो प्रेशर है बच्चों P1, उसकी वैल्यू क्या हो गई, P1 की वैल्यू हो गई F1 अपॉन A1, करेक्ट, यस। लॉ ने ये बोला कि जब दो, जो प्रेशर आपने यहां अप्लाई किया है, प्रेशर एक्सर्टेड एट वन पॉइंट इज इक्वली ट्रांसफर्ड, यानी ये प्रेशर इसी वैल्यू का इक्वली ट्रांसफर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर क्लोजिंग द लिक्विड। ये प्रेशर इक्वली हर पॉइंट पे लग रहा है, कहां पे, हर पॉइंट ऑफ द कंटेनर पे ये प्रेशर इक्वली लग रहा है, ठीक है। तो जो प्रेशर यहाँ था वही यहाँ, वही यहाँ, वही हर पॉइंट पे सेम प्रेशर, सेम प्रेशर, वही प्रेशर यहाँ भी पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ फोर्स को नाम दे दें हम F2, फोर्स का नाम दे दें F2। एरिया कितना है A2। तो यहाँ का प्रेशर का फॉर्मूला क्या बोलोगे, फॉर्मूला पूछे, वैल्यू नहीं पूछे, फॉर्मूला पूछे, क्या होगा, F2 बाय A2, सही है। तो इसको कहते हैं हम P2। बट एज अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ ने क्या बोला, लॉ कहता है कि जो P1 की वैल्यू है वही P3, P4, P9, P10 वही P2 की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर हर जगह है। तो क्या बोलेंगे, F यानी अकॉर्डिंग टू लॉ P1 शुड बी इक्वल टू P2। तो व्हाट इज P1,
F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, करेक्ट। A2 को इधर जरा भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बच्चों F2 क्या लिखोगे, यहां लिख दे रहे हैं, यहां जगह ज्यादा है। F2 को क्या लिखोगे बच्चों, F2 को लिखेंगे हम A2 बाई A1 इंटू P इंटू F1। ठीक है, अभी तो मजा नहीं आ रहा होगा, मजा अब आने वाला है। कैसे कैसे सर कैसे, तो देखो हमने जहां पे F1 है वहां पे फोर्स F1 लगाया सिर्फ 2 न्यूटन का, मामूली सा फोर्स F1 हमने लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, हमने F1 ले लिया एग्जाम्पल, इफ F1 इज 2 न्यूटन, सही है। A2 हमने कर दिया 1000 मीटर स्क्वायर, और A1 तक केवल हमारा 1 मीटर स्क्वायर। सोचो A2 हमने कर दिया इतना ज्यादा 1000 मीटर स्क्वायर, और A1 कितना, केवल 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या कहोगे कि F2 इज इक्वल टू, व्हाट इज A2, 1000, व्हाट इज A1, 1, व्हाट इज F1, 2 न्यूटन। तो बच्चों क्या देख रहे हो कि तुम्हारा फोर्स जो था वो 2 न्यूटन इंटू 1000 हो गया, यानी तुम्हारा जो यहाँ पे आउटपुट पे फोर्स आया, ये जो F2 आया, ये 1000 गुना बढ़ गया, यानी आउटपुट पे फोर्स हमको मिल रहा है कितना, 2000 न्यूटन। कमाल की बात है, यानी लगा से कितना रहे हो, लगा रहे हो 2 न्यूटन। वाह, 2 न्यूटन, ऐसा अंगूठे से 2 न्यूटन, हल्के आए 2 न्यूटन, और गाड़ी यहाँ उठती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा 2 न्यूटन यहां जाके बन गया 2000 न्यूटन, है ना। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि हम जितना चाहें उतना फोर्स बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप A2 को जितने ज्यादा गुना बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा। इसीलिए बच्चों पास्कल्स लॉ को हम मल्टीप्लायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट शो करता है। तो दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर लॉ। तो जितने गुना आपको आउटपुट फोर्स बढ़ाना है उतना ज्यादा आप एरिया कर दीजिए, आपका फोर्स उतना गुना बढ़ता जाएगा। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ। जरा से फोर्स को 2 न्यूटन को आप 2000 में कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या सर इसको हम 20,000 न्यूटन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसका तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप A2 को 10,000 मीटर स्क्वायर कर दीजिए तो यही फोर्स आपका 20,000 हो जाएगा, है ना। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं इसको। तो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस में आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे कि हमने देखा यूज क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जो आपकी गाड़ियों में ब्रेक्स यूज होते हैं बच्चों, सारी गाड़ियों में ब्रेक्स होते हैं, वो ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। और अब उसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स भी साथ में काम करते हैं और अच्छी ब्रेकिंग उसकी बढ़ जाती है। और पहले जो जब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स नहीं आए थे तो हाइड्रोलिक ब्रेक ही काम करते थे। आपने सुना होगा कि अरे ब्रेक फेल हो गए क्योंकि ब्रेक ऑयल लीक कर गया, ब्रेक ऑयल लीक कर गया। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ऑयल, वो ऑयल वही लिक्विड का काम करता है कि हमने यहाँ पे लीवर पे जो फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो पहियों पे कई गुना जाके बढ़ जाता है, उसी प्रिंसिपल काम करता है। तो ये इसके एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, और जितनी भी हाइड्रोलिक बेस्ड मशीन्स हैं जैसे जो क्रेन्स वगैरह हैं, जेसीबी वगैरह, वो सब इसी पे काम करती हैं। तो पास्कल्स लॉ के लिए बच्चों बस आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो इससे आपका भला होता रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप इस डायग्राम को बना करके यूज में 1 2 3 लिख लेंगे और इस एग्जाम्पल लिखेंगे। और एग्जाम्पल बहुत अच्छी बात बता रहा है कि 2 का 2000 कैसे होता है।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एज इट इज। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब इसके बाद बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसपे क्वेश्चन आपके आईआईटी में, नीट में और एम्स में और ना जाने कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंट फोर्स। वो है हमारा अगला टॉपिक, तो उस अगले टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे। इसमें कोई डाउट वाउट होगा तो आप उनको व्हाट्सअप कर देंगे और पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।